वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे अध्याय का यानी हमारे चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। हमारे पाठ का क्या नाम है? हमारे पाठ का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में हम सब जानते ही हैं। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये संश्लेषित रेशे का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब यहां भी दो बातें हैं, दो चीजें हैं। एक शब्द है संश्लेषित, संश्लेषित, और दूसरा शब्द है रेशे। रेशे को अंग्रेजी में बोलते हैं फाइबर, FIBRES, फाइबर्स, रेशे या फाइबर। ठीक है, अब संश्लेषित का क्या मतलब होता है? संश्लेषित का मतलब होता है रसायनों के द्वारा निर्मित, केमिकल्स के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, संश्लेषित का मतलब क्या होता है? संश्लेषित शब्द का मतलब, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? संश्लेषित शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक या संश्लेषित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रसायनों द्वारा निर्मित, रसायनों यानी केमिकल्स, रसायनों द्वारा निर्मित। संश्लेषित या सिंथेटिक का मतलब होता है केमिकल्स के द्वारा बना हुआ, रसायनों द्वारा निर्मित। ठीक है, अब सवाल उठता है कि रेशे या फाइबर का क्या मतलब होता है? रेशे या फाइबर का क्या मतलब होता है? रेशे या फाइबर का अर्थ होता है
तंतु या तिनका या अंग्रेजी में बोलेंगे फिलामेंट। रेशे या फाइबर का क्या मतलब होता है? रेशे या फाइबर का मतलब होता है तंतु या तिनका या फिलामेंट। अंग्रेजी में फिलामेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको तंतु भी कह सकते हैं हम और तिनका भी कह सकते हैं। तिनका तो समझते हैं ना आप, तंतु या तिनका, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, छोटे छोटे तिनके दिखाए गए यहाँ पर। तो तंतु या तिनका जो होता है, जिसको अंग्रेजी में हम फिलामेंट बोलते हैं, इसी को रेशा बोला जाता है। रेशा या फाइबर का क्या मतलब होता है? तंतु या तिनका। किसी भी चीज का तंतु या तिनका जो होता है उसको हम रेशा बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। किसी भी चीज के तंतु को, उसके तिनके को, या जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट को, उसको हम क्या कहते हैं? रेशा या फाइबर। अब रेशा या फाइबर की खासियत क्या होती है? तंतु, तिनका या फिलामेंट की खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि रेशों के अंदर, फाइबर के अंदर धागे के रूप में, थ्रेड के रूप में, धागा या थ्रेड, धागा या थ्रेड के रूप में परिवर्तित होने का गुण पाया जाता है। ये जो फाइबर होते हैं, रेशे जो होते हैं, जिनको हम तंतु या तिनका बोलते हैं, इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? ये इनसे धागे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इनमें एक गुण और पाया जाता है कि इनको आपस में जोड़ करके हम शीट्स बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। शीट बनाई जा सकती है, चादर, जैसे सीमेंट की चादरें आती है ना, जिससे अपन झोंपड़ी वगैरह बनाते हैं, घर में डाल लेते हैं छाया करने के लिए। तो रेशा या फाइबर, जिसको हम तंतु या तिनका या फिलामेंट कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि उससे धागे बनाए जा सकते हैं, थ्रेड बनाया जा सकता है। धागे को अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रेड, THREAD, थ्रेड। तो तंतु, तिनका या फिलामेंट का एक महत्वपूर्ण गुण तो यह है कि इससे धागे बनाए जा सकते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि इससे हम आपस में जोड़ करके और शीट्स बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। ठीक है। और हम जानते हैं धागों से क्या होता है? धागों से हम कपड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपड़े या क्लोथ्स, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोथ्स। ठीक है, क्लियर। फाइबर या रेशे का क्या मतलब होता है? फाइबर और रेशे का मतलब होता है तंतु या तिनका या फिलामेंट। और इस फाइबर से या तंतु, तिनका या फिलामेंट से हम क्या बनाते हैं? धागे बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं, और धागों से हम कपड़े वगैरह बनाते हैं, क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा फाइबर से या रेशों से हम उनको आपस में जोड़ करके और शीट्स भी बना सकते हैं, जैसे सीमेंट की चादरें बनती हैं उस तरह से। ठीक है, क्लियर। अब हमारे लेसन का नाम है, हमारे पाठ का नाम था संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे, तो रेशे का अर्थ तो ये हो गया कि तंतु, तिनका या फिलामेंट, और संश्लेषित का मतलब क्या हो गया? रसायनों द्वारा निर्मित, केमिकल्स के द्वारा निर्मित। तो संश्लेषित रेशे का मतलब क्या हुआ? ऐसे रेशे, ऐसे फाइबर, ऐसे तंतु या तिनके या फिलामेंट जो कि केमिकल्स के द्वारा निर्मित हो, जो कि रसायनों के द्वारा बनाए गए हों, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, फाइबर का अर्थ क्लियर हो गया। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं जो कि रेशों या फाइबर से बनी हुई होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये जो शेविंग करने की जो ब्रश होती है, दाढ़ी बनाने की जो ब्रश होती है, ये भी किससे निर्मित है? फाइबर से निर्मित है। हमारा जो टूथ ब्रश होता है, जिससे हम मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं दांतों पर, वो भी किससे बना होता है? फाइबर से बना हुआ होता है। झाड़ू, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रूम, BROOM, RWM, रूम, ब्रूम,
तो ये जो झाड़ू है या ब्रूम है, ये भी किससे बनी होती है? फाइबर से बनी हुई होती है। पैराशूट जो होता है, इसके अंदर ये जो पूरा कपड़ा बना हुआ होता है पैराशूट का, ये भी किससे बना हुआ होता है? फाइबर से बना होता है। पहाड़ों पे चढ़ने की जो रस्सी होती है, रोप, रस्सी या रोप, ये भी किससे बनी होती है? फाइबर से बनी हुई होती है। अनाज रखने के लिए जो बोरियां होती हैं, जो बैग होते हैं, बोरियां होती हैं, ये भी किससे बनी होती हैं? ये भी फाइबर से बनी होती है, रेशों से बनी हुई होती है। इसके अलावा कालीन जो होता है, घरों में हम बिछाते हैं, ठीक है, कालीन या कारपेट जिसको हम बोलते हैं, कारपेट या कालीन या गलीचा, गलीचा भी बोलते हैं इसको, ये भी किससे बने होते हैं? फाइबर से बने हुए होते हैं। हमारे कपड़े जो होते हैं वो भी किससे बने हुए होते हैं? वो भी रेशों से या फाइबर से बने हुए होते हैं, ठीक है। हमारे घरों के जो पर्दे होते हैं, कर्टेन्स, पर्दों को बोलते हैं कर्टेन, तो हमारे घरों के जो पर्दे हैं, हमारे घरों के जो कर्टेन्स हैं, वो भी किसके बने होते हैं? फाइबर के बने होते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे चारों ओर इतनी सारी चीजें हैं, मतलब अधिकांश चीजों में हम देखते हैं कि फाइबर का प्रयोग होता है, रेशों का प्रयोग होता है। अब ये जो रेशे होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। रेशे या फाइबर दो प्रकार के होते हैं, या रेशे या फाइबर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? एक तो होता है प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा है संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि हमारे पाठ का नाम भी है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि प्राकृतिक रेशे या नेचुरल फाइबर्स किसको कहते हैं, और संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर्स किसको कहते हैं, और इन दोनों में खास अंतर क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक रेशे या नेचुरल फाइबर्स की। प्राकृतिक रेशे या नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे या नेचुरल फाइबर्स वे फाइबर हैं, वे रेशे हैं, वे तंतु, तिनके या फिलामेंट हैं जो कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति को बोलते हैं नेचर। तो ऐसे रेशे, ऐसे तंतु, तिनके या फिलामेंट जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर, ठीक है। अब प्रकृति के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन प्रकृति के से प्राप्त होने वाले ये जो प्राकृतिक रेशे हैं, इनके मुख्य स्रोत क्या हैं? किन प्रकृति में पाई जाने वाली किन चीजों से हमें ये रेशे पाए जाते हैं? सवाल उठता है ना, ठीक है ना। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले इन प्राकृतिक रेशों के तीन मुख्य स्रोत हैं, तीन मुख्य सोर्स हैं, तीन मुख्य स्रोत हैं। अर्थात प्राकृतिक रेशे जो है हमें तीन चीजों से प्राप्त होते हैं। कितनी चीजों से प्राप्त होते हैं? तीन चीजों से। अब सवाल उठता है कि ये तीन चीजें कौन सी हैं जिनसे कि हमें प्राकृतिक रेशे यानी कि नेचुरल फाइबर प्राप्त होते हैं। ये तीन चीजें हैं, नंबर 1 कुछ खास प्रकार के जानवर, एनिमल। नंबर 2 भूमि से प्राप्त होने वाले कुछ खास खनिज, स्पेशल मिनरल्स, खनिज को बोलते हैं मिनरल्स। और नंबर 3 कुछ खास पौधों के खास भाग, कुछ स्पेशल किस्म के पौधे हैं और उनके भी स्पेशल पार्ट्स हैं, खास भाग हैं जिनसे कि हमें रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक रेशे किन तीन चीजों से प्राप्त होते हैं हमें? एक तो जानवरों से प्राप्त होते हैं, कुछ स्पेशल जानवर होते हैं, उनसे हमें नेचुरल फाइबर्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भूमि से भी कुछ खास प्रकार के खनिज या मिनरल्स पाए जाते हैं, इनसे भी हमें प्राकृतिक रेशे या नेचुरल फाइबर्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कुछ
खास प्रकार के पौधे होते हैं, कुछ स्पेशल पौधे होते हैं, इनके कुछ स्पेशल पार्ट्स जो होते हैं उनके माध्यम से भी हमें प्राकृतिक रेशे या नेचुरल फाइबर प्राप्त होते हैं। अब हम एक एक करके तीनों प्रकार के जो तीनों चीजें हैं इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जानवरों से यानी एनिमल से प्राप्त होने वाले रेशों पर। जानवरों या एनिमल से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं उसके अंदर दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो आती है सिल्क, नाम सुना होगा, सिल्क या रेशम। ठीक है, सिल्क या रेशम जो होता है ये एक कीड़ा होता है, सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा, इस तरह का दिखाई देता है रेशम का कीड़ा। ये जो सिल्क वर्म होता है ये सिल्क बनाता है। ठीक है, और सिल्क कैसा दिखाई देता है? इस तरह का, चमकदार, बड़ा सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, बहुत मुलायम और चमकदार होता है। ठीक है, और ये जो सिल्क बनता है ये सिल्क कहां से प्राप्त होता है? ये वाला फाइबर कहां से प्राप्त होता है? सिल्क वर्म नाम का एक कीड़ा होता है जो कि सिल्क पैदा करता है, सिल्क बनाता है, सिल्क का फाइबर बनाता है। ठीक है, तो जानवरों से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं उसमें से एक प्रमुख चीज है सिल्क, जो कि सिल्क वर्म नाम के कीड़े से प्राप्त होता है। इसी तरह से जानवरों के जो बाल होते हैं और पक्षियों के जो पंख होते हैं, फेदर्स, जानवरों के बाल यानी हेयर और पक्षियों के पंख, फेदर्स, ये भी रेशे के काम करते हैं। जैसे जानवरों के बाल की अगर हम बात करें तो ऊन जो होती है वो हकीकत में क्या होती है? ऊन जो होती है वास्तव में भेड़ के बाल ही तो होते हैं। ठीक है, इसी तरह से पक्षियों के पंख और इंसानों के जो बाल होते हैं, खुद के मानव के भी जो बाल होते हैं, आदमियों के जो बाल होते हैं, वो भी रेशे के रूप में काम में आते हैं कई जगह पे। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशे हमें तीन चीजों से प्राप्त होते हैं। हमने आपको बताया था अभी हमने बताया था कि वो तीन चीजें कौन सी हैं? नंबर 1, कुछ खास प्रकार के जानवर। नंबर 2, भूमि से प्राप्त होने वाले कुछ खास खनिज या मिनरल्स। और नंबर 3, कुछ खास पौधों के खास भाग। ठीक है, और अभी हमने देखा कि जानवरों से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं उसमें दो प्रमुख चीजें आ रही हैं, एक तो सिल्क और जानवरों के बाल और पक्षियों के पंख। सिल्क जो प्राप्त होती है, सिल्क का जो रेशा प्राप्त होता है वो सिल्क वर्म नाम के कीड़े से प्राप्त होता है। और सिल्क देखने में चमकदार और महसूस करने पर बड़ा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। जानवरों के बाल के रूप में सबसे प्रमुख चीज आती है हमारी ऊन वगैरह जो होती है, जो भेड़ के बालों से बनती है। ठीक है, पक्षियों के पंख और मानव के जो बाल होते हैं वो भी फाइबर के रूप में, रेशे के रूप में, तंतु, तिनका या फिलामेंट के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशों पर। अब हम बात करेंगे भूमि से प्राप्त होने वाले कुछ खास खनिजों या मिनरल्स पर, जिनसे कि हमें नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं। और इनमें सबसे प्रमुख जो खनिज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल है वो है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस को हम हिंदी में या सामान्य भाषा में अभ्रक के नाम से जानते हैं। अभ्रक थोड़ा चमकीला होता है, काफी चमकीली वो होती है ये। ठीक है, और अगर हम अभ्रक को देखें तो इस तरह की अभ्रक नजर आती है। ये देखिए चमकीली है, काफी नजर आ रही है हमें, चांदी की तरह चमकती है। और इसमें रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये दिख रहा है ना, ये तिनकों के रूप में, जब हम तोड़ेंगे ना तो तिनके से बन जाते हैं इसके। ठीक है, तो अभ्रक क्या है? एक प्रकार का फाइबर है, एक प्रकार का रेशा है, नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशा। ठीक है, और ये अब वास्तव में है क्या? एक खनिज है, मिनरल है। खनिज या मिनरल का मतलब क्या होता है? खनिज का मतलब होता है जो खानों में निकाला जाए, जमीन में खोद करके, जो खान होती है ना, जमीन को खोद करके निकाला जाता है, वो उसको हम बोलते हैं खनिज या मिनरल। ठीक है, तो अभ्रक क्या है? अभ्रक, एस्बेस्टस जो इसको हम बोलते हैं, वो क्या है? एक खनिज है। और कैसा खनिज है? रेशेदार खनिज है। कैसा खनिज है?
फाइबर वाला खनिज है, फाइबर वाला मिनरल है। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशेओं में जो रेशे हमें भूमि से प्राप्त होते हैं खनिज के रूप में, मिनरल के रूप में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खनिज या मिनरल है एस्बेस्टस, जिसको हम अभ्रक भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, ये चमकदार होता है। ठीक है, अब एस्बेस्टस के दो मुख्य उपयोग हम लोग करते हैं जीवन में। एक तो एस्बेस्टस की चादरें बनाई जाती हैं, चद्दर। चद्दर भी दो तरह की, सीमेंट की चद्दरें होती हैं, एक आपने सुना होगा कि फाइबर शीट, आजकल हरे रंग की, लाल रंग की, तरह तरह के रंगों की छाया करने के लिए अक्सर लोग घरों में, ऑफिसों में फाइबर शीट का इस्तेमाल करते हैं। नाम ही फाइबर शीट है। तो वो जो फाइबर शीट होती है उसको बनाने में एस्बेस्टस का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह से अभ्रक का या एस्बेस्टस का प्रयोग और कहां पर होता है? हमारी जो, जब हमारे कपड़े को जैसे सलवटें आ जाती हैं कपड़े के अंदर, तो हम इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं ना, तो प्रेस जो होती है इसके अंदर नीचे धातु की प्लेट होती है, मेटल की प्लेट होती है, तो और ऊपर उसमें करंट का तार जाता है। तो इसमें करंट ना आ जाए धातु की जो प्लेट है, इसलिए इस धातु की प्लेट के जस्ट ऊपर एक छोटी सी पतली सी प्लेट और होती है, वो होती है अभ्रक की या एस्बेस्टस की, ताकि हमें करंट ना लगे। ठीक है, तो एस्बेस्टस क्या है? एक रेशेदार खनिज है। कैसा है? फाइबर वाला मिनरल है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं? वो है रेशेदार खनिज, फाइबर वाला मिनरल एस्बेस्टस या अभ्रक, जो कि दिखने में चमकदार होता है इस तरह का। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर्स के प्राप्ति के तीसरे प्रमुख स्रोत पर, और वो क्या है? कुछ खास पौधों के खास भागों से प्राप्त रेशे। कुछ खास तरह के पौधे होते हैं, उनके कुछ खास भाग होते हैं, उनसे जो फाइबर प्राप्त होता है, अब हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, अब खास भागों में कौन कौन से भाग आ रहे हैं देखिए, उसके हिसाब से हम 5 बातों पे बात करेंगे। नंबर 1, एक तो छाल वाले रेशे। पौधों की जो छाल होती है ना, चमड़ी, पौधे की चमड़ी, छाल, उसको हम अंग्रेजी बोलते हैं बस्ट फाइबर। बस्ट फाइबर, छाल वाले पौधे, छाल वाले रेशे, ऐसे रेशे जो कि पौधों की छाल से प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से पौधे हैं अभी बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज है, दूसरा कौन सा भाग है पौधों का? वो है पत्तियां। पत्तियों वाले रेशे कौन कौन से हैं? लीफ फाइबर कौन कौन से हैं? ऐसे रेशे या ऐसे फाइबर कौन से हैं जो कि पौधों की पत्तियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बीज वाले रेशे, सीड फाइबर, सीड फाइबर, वो फाइबर जो कि पौधों के बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी तरह से फल वाले रेशे, यानी ऐसे फाइबर, ऐसे रेशे जो कि पौधों के फल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी तरह से नंबर 5 है डंठल वाले रेशे, स्टॉक फाइबर। डंठल वाले रेशे, स्टॉक फाइबर, ऐसे रेशे, ऐसे फाइबर जो कि पौधों के डंठल, तिनके से या स्टॉक से प्राप्त होते हैं, उनको हम स्टॉक फाइबर कहते हैं, डंठल वाले रेशे कहते हैं। ठीक है, अब ये पौधे कौन कौन से हैं? छाल वाले पौधे कौन कौन से हैं? पत्तियों से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो वाले पौधे कौन से हैं? बीज से जो रेशे देते हैं वो पौधे कौन से हैं? फल से जो रेशे देते हैं वो पौधे कौन से हैं? और डंठल से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं स्टॉक फाइबर के रूप में, वो पौधे कौन से हैं? देखिए, छाल वाले रेशे या बस्ट फाइबर के रूप में कौन कौन सी रेशे आते हैं? वो आते हैं पटसन। पटसन को अंग्रेजी में बोलते हैं, फ्लैक्स भी बोल देते हैं, पटसन, या सूतली भी कहते हैं। सूतली बांधते हैं ना किसी चीज को बांधने के लिए, तो पटसन या सूतली, जिसको हम फ्लैक्स कहते हैं। एक होता है भांग,
हेम्प, एक होता है जूट। जूट को तो हम जानते ही हैं, अनाज भरने की जो बोरियां या बैग होते हैं जिसमें हम अनाज को पैक करते हैं, वो जूट की बनी हुई होती है। ठीक है ना? तो पटसन या सूतली, भांग और जूट, ये तीन चीजें हैं। एक तो जूट है, एक भांग है, नशीला पदार्थ होता है भांग, लेकिन वो भी फाइबर, उसमें भी फाइबर होते हैं, उसमें भी रेशे होते हैं। ठीक है ना? तो जूट, भांग और पटसन, जिसको हम सूतली भी कहते हैं, पटसन या सूतली, ये तीन जो पौधे हैं, ये जो तीन चीजें हैं, जो तीन जो रेशे हैं, ये पौधे की छाल से प्राप्त होते हैं। इनको हम बस्ट फाइबर या छाल वाले रेशे कहते हैं। ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें लीफ फाइबर पर, यानी उन रेशों पर जो कि पौधे की पत्तियों से प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, वो है, एक तो है साइसल, साइसल, दूसरा है अनानास, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पाइनएप्पल, और तीसरा है केले या बनाना। ठीक है? केले का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां, या अनानास या पाइनएप्पल की पत्तियां, या साइसल की जो पत्तियां होती हैं, उनसे रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो लीफ फाइबर या पत्तियों वाले रेशे के रूप में कौन कौन सी चीजें आती हैं? साइसल, अनानास या पाइनएप्पल, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, और केला यानी बनाना। ठीक है? ये तो हो गई हमारी लीफ फाइबर वाली बात या पत्तियों वाले रेशों की बात। ठीक है? अब हम बात करते हैं सीड फाइबर। सीड फाइबर यानी वो रेशा जो कि बीज से प्राप्त होता है, पौधे के बीज वाले भाग से प्राप्त होता है। ठीक है? बीज वाले रेशे। इसके अंतर्गत आता है कपास या कॉटन। कपास या कॉटन, जिससे कि धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है। ठीक है? तो ये है, कौन सा है? कपास या कॉटन क्या है? सीड फाइबर है, बीज वाला रेशा है। ये वो रेशा है, ये वो फाइबर है जो कि पौधे के बीज से प्राप्त होता है। ठीक है? क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें फ्रूट फाइबर की, यानी उस रेशे की जो कि पौधे के फल वाले भाग से प्राप्त होता है, उसके अंदर कौन सी जाती है? कोइर, कोइर, COIR, कोइर। कोइर या कोइर को जो हम आमतौर पर जानते हैं वो है नारियल, जो देखो होता है ना, जिसके ऊपर जटा होती है। ठीक है ना? रक्षाबंधन के दिन दो तरह के नारियल होते हैं, एक तो होता है छिला हुआ और एक होता है बिना छिला। तो बिना छिला, जिसके ऊपर जटाएं होती है ना, तो जटा वाला जो नारियल होता है, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोइर। कोइर। नारियल क्या होता है? फल होता है पौधे का। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं फ्रूट फाइबर। तो नारियल का ये जो जटाएं होती हैं, ये जो फाइबर है, जटा वाला फाइबर, इसका इस्तेमाल गद्दों में और तरह तरह की जगहों पे किया जाता है। ठीक है? तो कोइर या नारियल जो है, नारियल की जटा जो है, वो कौन सा फाइबर है? फ्रूट फाइबर, यानी ऐसा फाइबर जो कि पौधे के फल वाले भाग से प्राप्त होता है। ठीक है? ये फल वाला रेशा है। ठीक है? इसी तरह से हम बात करते हैं डंठल वाले रेशे पर, स्टॉक फाइबर। डंठल वाला रेशा, जिसमें डंठल होते हैं। ठीक है? उसमें क्या चीज आ जाती है? चावल, राइस और गेहूं, वीट। चावल और गेहूं, इनका जो भूसा होता है ना, जिसको चारा पशु भी चरते हैं, तो चावल और गेहूं, ये जो दो पौधे हैं, या और भी इस तरह के बहुत से पौधे हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं स्टॉक फाइबर में, यानी डंठल वाले रेशे के रूप में। डंठल वाले रेशे। ठीक है? तो अगर हमसे कोई पूछे कि मान लीजिए सवाल आ जाए कि डंठल वाले रेशे कौन से हैं या स्टॉक फाइबर कौन से हैं, तो आप पहचान जाएंगे ना कि इसमें चावल आएगा और गेहूं आएगा। अगर कोई हमसे पूछे फ्रूट फाइबर कौन सा है,
फल वाला रेशा कौन सा है, तो हम पहचान जाएंगे कोइर, कोइर यानी नारियल की जटा। ठीक है, बीज वाले पौधे की फाइबर की कहें, सीड फाइबर की बात करें तो हम बोल देंगे कपास, कॉटन। और अगर पत्तियों वाले फाइबर की बात करें तो उसमें 3 चीजें हैं, साइसल, अनानास या पाइनएप्पल, और केला यानी बनाना। ठीक है, और जो छाल होता है, पौधे की जो छाल होती है यानी बस्ट फाइबर जो है, उसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, पटसन जिसको हम अंग्रेजी में फ्लैक्स कहते हैं या उसको सूतली भी बोलते हैं, इसी तरह से भांग और जूट। ठीक है, तो ये कुछ प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि प्राकृतिक जो रेशे हैं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसके 3 मुख्य स्रोत हमने आपको बताए थे। हमने बताया कि कुछ खास जानवर हैं जिनसे हमें प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं, कुछ खास खनिज हैं, मिनरल्स हैं जैसे एस्बेस्टस, उनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। इसी तरह से कुछ खास पौधे के कुछ खास भाग हैं, इनसे भी हमें फाइबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर्स पर चर्चा के बाद में अब हम बात करेंगे संश्लेषित रेशों पर, सिंथेटिक फाइबर्स पर, जो कि हमारे पाठ का, हमारे चैप्टर का, हमारे अध्याय का नाम भी है, संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, अब सवाल उठता है कि संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर आखिर होता क्या है? आइए देखते हैं। संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर रसायनों की मदद से फैक्ट्रियों में मानव द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किए गए बहुलक या पॉलीमर हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? रसायनों की मदद से फैक्ट्रियों में मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किए गए बहुलक या पॉलीमर है। बहुलक को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, यानी संश्लेषित रेशे क्या है? एक मानव निर्मित बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, जो कि रसायनों की मदद से फैक्ट्रियों में मानव के द्वारा बनाए गए। ठीक है, संश्लेषित रेशे क्या है? संश्लेषित रेशे मानव द्वारा निर्मित बहुलक है, पॉलीमर है, जो कि रसायनों की मदद से फैक्ट्रियों में बनाए गए हैं। ठीक है, क्लियर? अगर कोई हमसे पूछे कि संश्लेषित रेशे का मतलब क्या, संश्लेषित रेशा क्या है, तो हम कहेंगे संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, जो कि रसायनों की मदद से फैक्ट्रियों में तैयार किए गए। ठीक है, संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर क्या है? संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर मानव द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किए गए बहुलक या पॉलीमर हैं, जिनको कि रसायनों की मदद से फैक्ट्रियों में तैयार किया गया है। क्लियर? अब यहां पर एक सवाल उठता है, वो क्या? बहुलक या पॉलीमर का मतलब क्या है? ठीक है, बहुलक या पॉलीमर का मतलब क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, बहुलक या पॉलीमर, POLYMER, बहुलक या पॉलीमर जो है, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। बहुलक या पॉलीमर जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये जो पॉलीमर शब्द है, बहुलक को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमर, और ये जो पॉलीमर जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये पॉलीमर जो शब्द है इसके अंदर 2 शब्द जुड़े हुए हैं।
एक तो है पॉली, एक तो है पॉली POLY, और दूसरा है मर, MER, मर। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है बहु, एक से ज्यादा। पॉली को हिंदी में बोलते हैं बहु, एक से ज्यादा। ठीक है, और मर शब्द का अर्थ होता है हिंदी के अंदर इकाई, इकाई या यूनिट। इकाई या यूनिट का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब तो हम जानते हैं, एक से ज्यादा जब चीज आती है, जैसे एक वचन बहुवचन बोलते हैं ना, तो एक चीज से ज्यादा जो होती है उसको हम बहु बोल देते हैं, बहु। तो पॉलीमर मतलब एक से ज्यादा इकाइयां, एक से ज्यादा इकाइयां, एक से ज्यादा यूनिट। अब इकाई या यूनिट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो। जैसे मान लीजिए आपका नाम मान लीजिए A है, आपके भाई का नाम B है, बहन का नाम C है, ठीक है, मदर का M है और फादर का F है। लेकिन आप सब जुड़ करके क्या कहलाएंगे? परिवार, फैमिली। परिवार क्या है? एक इकाई है, एक यूनिट है, जो किससे मिलकर के बनी है? एक जैसे लोगों से, एक ही फैमिली, सभी सदस्यों से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो इकाई या यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई या यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर, जिसको हम एक की गणना करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पर देखिए, ये जो है एक, इसको हम क्या कहेंगे? ये है जो दिखाई दे रहा है हमें, मोती, मोती। इसके पास में जो दूसरा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको भी मोती कहेंगे। इसके पास में इसको क्या कहेंगे? इसको भी मोती कहेंगे। इधर वाले को भी मोती कहेंगे। लेकिन ये जो पूरा बना हुआ है चित्र में जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या हम इसको मोती कहेंगे? नहीं, इसको मोती नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे मोतियों की माला। ठीक है ना, मोतियों की माला कहेंगे ना। ठीक है, इसी तरह से ये ट्रेन है, ट्रेन में ये ट्रेन का ये डिब्बा है, ये वाला डिब्बा है, और ये पीछे भी डिब्बा है। एक जैसे डिब्बे हैं, लेकिन आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है ना, तो पॉलीमर या बहुलक का मतलब क्या होता है? पॉलीमर या बहुलक का मतलब होता है एक जैसी छोटी छोटी इकाइयों के बार बार दोहराने से जो एक लंबी श्रृंखला बनती है, लंबी चेन बनती है, उस संरचना को हम कहते हैं पॉलीमर या बहुलक। ठीक है, समझ आई बात? तो बहुलक या पॉलीमर किसको बोलते हैं? एक समान छोटी छोटी इकाइयों के, छोटी छोटी इकाइयों यानी यूनिट्स, इकाइयों के बार बार दोहराने से, के बार बार दोहराने से बनी लंबी श्रृंखला वाली संरचना, लंबी श्रृंखला वाली संरचना, इसको हम कहते हैं बहुलक या पॉलीमर। ठीक है, बहुलक या पॉलीमर का मतलब क्या हुआ? ऐसी संरचना, ऐसी श्रृंखला, ऐसी लंबी श्रृंखला जो कि एक समान छोटी छोटी इकाइयों के बार बार दोहराने से, बार बार रिपीटेशन से बनी हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मोतियों की माला। मोतियों की माला कैसे बनती है? मोतियों को बार बार रिपीट करने से, बार बार रिपीट करने से।
लगातार। सारे मोती हैं, लेकिन जब इनको जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं माला, मोती नहीं बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से ट्रेन के अंदर, ट्रेन कब बोलते हैं ट्रेन को? जब सारे डिब्बे जुड़ जाते हैं। अगर अलग अलग हैं डिब्बे तो उनको बोलेंगे डिब्बे, ट्रेन के डिब्बे बोलेंगे, ट्रेन नहीं बोलेंगे, रेलगाड़ी नहीं बोलेंगे। रेलगाड़ी कब बोलेंगे? जब वो सारे आपस में जुड़ जाएंगे। आई समझ बात? ठीक है। तो बहुलक या पॉलीमर का मतलब क्या है? बहुलक या पॉलीमर का मतलब है एक समान छोटी छोटी इकाइयों के बार बार दोहराने से बनी लंबी श्रृंखला वाली जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं बहुलक या पॉलीमर। पॉलीमर जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, बहु, और मर का अर्थ होता है इकाइयां, यूनिट। ठीक है। एक से ज्यादा इकाइयां, पॉलीमर शब्द का अर्थ हुआ एक से ज्यादा इकाइयां। ठीक है। क्योंकि एक से ज्यादा इकाइयों के बार बार दोहराने से लंबी जो श्रृंखला बनती है, उस संरचना को हम पॉलीमर कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा कि मोतियों की माला हो, चाहे रेलगाड़ी के डिब्बे हों, इनसे हमने पॉलीमर की अवधारणा को समझने की कोशिश की। जिस प्रकार मोतियों की माला में मोती और रेलगाड़ी में उसके डिब्बे एक इकाई के रूप में बार बार रिपीट होते हैं और एक लंबी संरचना बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जितने भी संश्लेषित रेशे हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, वो भी बहुलक हैं। यानी जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, जितने भी संश्लेषित रेशे हैं, उनमें भी कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ, जैसे यहां पे मोती थे ना, इसी तरह से जो रेशे सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसमें कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं, कुछ खास रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, कुछ खास रासायनिक पदार्थ छोटी छोटी यूनिट्स के रूप में, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में बार बार रिपीट होते हुए एक लंबी संरचना बनाते हैं, लंबी श्रृंखला वाली संरचना बनाते हैं। इसलिए जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। क्लियर? जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, जितने भी संश्लेषित रेशे हैं, वो क्या है? पॉलीमर हैं, बहुलक है। ठीक है। और उसके अंदर कौन सी जो इकाइयां जो होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स में, वो क्या होती हैं? कुछ खास रासायनिक पदार्थों की होती हैं। ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।